बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी 1 की अगेन थर्ड और लास्ट ही होगी इंशाल्लाह ये वीडियो, क्योंकि कल आपका पेपर भी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 7 चैप्टर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज इसको छोड़ना नहीं है आपने। इसमें से पेपर में क्वेश्चन अक्सर बी सेक्शन में और सी सेक्शन में भी आता है और आसान क्वेश्चन आता है। सबसे पहले डेंसिटी का आसान सा टॉपिक है। डेंसिटी इज़, ये सिंपल होता है डेंसिटी का रो, ये होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो इसमें आपको एमसी न्यूमेरिकल में आसान सा बाजू का न्यूमेरिकल दे देते हैं कि आप डेंसिटी किसी मटेरियल की गिवन है तो मैस फाइंड करें या वॉल्यूम फाइंड आउट करें। बस एक बात का ध्यान रखना है, डेंसिटी दो मटेरियल्स की जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो जिस मटेरियल की डेंसिटी हाई होगी, अगर दो मटेरियल्स हैं जैसे वाटर है और वाटर के साथ किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसकी डेंसिटी हायर होगी, जो भारी होगा, वो सेटल डाउन करेगा, वो बॉटम पे होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा। तो अगर वाटर के अंदर आप किसी भी चीज़ को इमर्स करें तो वो पानी के अंदर डूबेगी या तैरेगी। एक तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल आगे पढ़ेंगे, दूसरा इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो चीज़ पानी में डूब जाएगी, डेंसिटी अगर हल्की होगी तो पानी पे फ्लोट करेगी। और वाटर की डेंसिटी वैसे होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इससे ज़्यादा जिसकी भी डेंसिटी होगी वो डूब जाएगा, और इसके इक्वल या कम होगी तो वो तैरने लगेगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर का, और प्रेशर ऑफ लिक्विड, और फिर आगे पास्कल्स लॉ भी है। तो प्रेशर क्या चीज़ होती है, देखें, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इज़ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी यूनिट इसका लिखते हैं। और पास्कल इसलिए कि एक साइंटिस्ट था जिसको ऑनर करने के लिए इसके नाम पे यूनिट रखा हुआ है। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या है, देखिए, प्रेशर और एरिया का क्या रिलेशनशिप है। अगर एक क्वांटिटी इक्वालिटी के एक साइड पे न्यूमरेटर में हो और दूसरी इक्वालिटी की दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में हो, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एरिया स्मॉलर होगा, स्मॉलर द एरिया, तो ग्रेटर विल बी द प्रेशर, प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द प्रेशर। अच्छा, इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अगर आपके पास एक सिचुएशन ऐसी हो कि एक एलिफेंट है, उसका पाँव है, उसके नीचे किसी चीज़ को आपने रख दिया। अब ये नहीं मैं कह सकता कि आपने अपना हाथ या पाँव रख दिया, एलिफेंट के नीचे, पाँव के नीचे कोई चीज़ आ गई, ठीक है जी। और वही चीज़ जो एलिफेंट के पाँव के नीचे आई है, वही चीज़ एक पिन, एक सुई के नीचे आ गई। अब दोनों में से किस पर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा? तो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा स्टूडेंट्स का ख्याल होगा एलिफेंट इतना भारी होता है तो एलिफेंट प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट कर लेगा। लेकिन इसको क्लोजली हमने देखना है कि प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। तो एलिफेंट का जो पाँव है उसका एरिया बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ अ पिन। पिन का एरिया मिलीमीटर्स में होगा, मिलीमीटर स्क्वायर में होगा। लेट्स से 1 मिलीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है एक पिन का। एलिफेंट का वो कुछ सेंटीमीटर होगा, अगर मीटर नहीं भी कहते तो आप 2 फुट या 1 फुट तो कह ही सकते हैं, ये चले फुट नहीं कहते, उसको मीटर्स में ले लेते हैं, तो या सेंटीमीटर्स में ले लेते हैं। तो उसका एरिया होगा लेट्स से 5 या 6 या 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। अब अगर आप फोर्स को एरिया से डिवाइड करके देखें तो इसका प्रेशर जो है, पिन का प्रेशर, वो ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फुट ऑफ एन एलिफेंट। वाई? रीज़न क्या देंगे? क्योंकि एरिया आप कहेंगे कम है, तो स्मॉलर एरिया पे वही फोर्स, या स्मॉलर एरिया पे जो फोर्स कॉन्सेंट्रेट हो रही है, उस वजह से। अब इसकी बुक में 1-2 एग्जांपल्स हैं, वो ये हैं कि एक हील किसी लेडीज़ ने पहनी हुई है। अभी अक्सर पेपर में भी क्वेश्चन आता है, ये हील जो है ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट क्यों करती है एज़ कम्पेयर टू अ फ्लैट फुट, ठीक है। तो फ्लैट फुट में अगेन देखें, अगर कोई इस किस्म का जूता है तो उसका कितना सारा एरिया कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ, ये सारा एरिया ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में। हील की सूरत में ये छोटा सा एरिया ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट
इफेक्ट है। तो स्मॉलर एरिया प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। और इसके अलावा नाइफ़ की एग्जांपल है बुक में आपकी कि नाइफ़ जो है वो आसानी से चीज़ों को काट सकता है अगर वो तेज़ हो। नाइफ़ की अगर आप सीधी साइड देखें तो वो तेज़ होती है बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द जो दूसरी साइड है वो वाली। तो जो सीधी जो नीचे वाली साइड है इसका एरिया बहुत कम होता है, तो वही फोर्स अगर आप स्मॉलर एरिया पे लगाते हैं तो उसका प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होता है। तो एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, ये रीज़न बस जहन में बिठा लें, इसको अपने वर्ड्स में आपने लिख देना है इस किस्म का कोई भी एरिया का और प्रेशर का क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट उसके बाद है लिक्विड प्रेशर। इसकी अगेन डेरिवेशन है लिक्विड प्रेशर की। तो लिक्विड प्रेशर की डेरिवेशन के लिए एक डायग्राम बनी हुई है, वो मैं दोबारा से यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। वो ये है कि आपने एक कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया और वो लिक्विड अभी हम कह देते हैं कि वो पानी हमने लिया है कंटेनर के अंदर। तो अगर एक कंटेनर के अंदर मैंने वाटर लिया है, यहाँ तक वाटर लेवल है, अब ये वाटर लेवल, ये पानी सारा का सारा कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो फाइंड करने के बजाय मैं ये कहता हूँ कि मैं एक पानी का हिस्सा एक छोटा सा ले लेता हूँ। ये पानी का जो स्मॉल सा हिस्सा है ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी इस पानी के अंदर मैं एक सिलेंड्रिकल हिस्सा जो है वो ले लेता हूँ। यानी बजाय इसके कि सारे पानी का प्रेशर फाइंड करूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये छोटा सा सिलेंड्रिकल हिस्सा है, इसका प्रेशर मैं निकाल लूँ, एक एक्सप्रेशन एक फॉर्मूला निकाल लूँ, वही सारे पानी का प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो मैंने पानी के अंदर ये सिलेंडर नहीं पड़ा हुआ पानी के अंदर, यानी सारे पानी के अंदर मैंने जो सेलेक्ट किया है वो सिर्फ इतना सा एरिया सेलेक्ट किया है पूरे पानी के अंदर, ये मतलब है इसका। अच्छा, अब ये जो मैंने हिस्सा सेलेक्ट किया है ये सारा पानी से भरा हुआ कंटेनर था, इसमें से इतना सा हिस्सा सेलेक्ट किया है। इतने से हिस्से में जो बेस है इस बेस का एरिया होगा कैपिटल ए, और ये जो लिक्विड की हाइट है इसको हम h से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस कॉलम इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स यहाँ क्या आई, ये जो वाटर का कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है इसका कोई ना कोई वेट तो होगा ना, तो इसका वेट डाउनवर्ड्स एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो जो वेट है वो होगा mg के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ mg ओवर द एरिया, ये प्रेशर की इक्वेशन एक मैंने बना दी। अच्छा, अब मैं इसमें डेंसिटी इन्वॉल्व करता हूँ, तो मैं ऐसे लिखूँगा एज डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ से मैस निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ दूसरी साइड पे, तो इसका मतलब ये है मैस इक्वल टू होगा डेंसिटी टाइम्स द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे किसी चीज़ का निकालते हैं? वॉल्यूम होता है हमेशा एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ या हाइट। तो यहाँ पर ये जो सिलेंड्रिकल एरिया मैंने लिया है इसका एरिया इंटू हाइट करूँ तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम की जगह मैं लिखूँगा एरिया इंटू हाइट। ये सब कुछ मेरे पास आ गई मैस की वैल्यू। इस सब को मैं पुट कर दूंगा इन इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ मैस लिखा मैं ये सब कुछ पुट कर दूंगा। तो देखें, अब वो इक्वेशन नंबर 1 थी प्रेशर इक्वल्स टू mg ओवर एरिया। mg में m की जगह पे आपने ये सारा कुछ पुट कर देना, रो ए एच ये m की जगह पे पुट कर दी, g वहीं पे ही मैंने रख दिया है, और उस सब को मैंने डिवाइड करना है किसके साथ? एरिया के साथ, क्योंकि यहाँ पहले से एरिया मौजूद है। ये एरिया और ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी प्रेशर ऑफ अ लिक्विड की। प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू रो जी इंटू एच। अब यहाँ से भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकलता है? प्रेशर किसी भी लिक्विड का किस चीज़ पर डिपेंड करता है? प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। अगर दो लिक्विड्स के प्रेशर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो जो ज़्यादा डेंस है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन अगर एक ही लिक्विड है, यानी वाटर का ही प्रेशर आपने देखना है, तो फिर डेंसिटी पर डिपेंडेंस नहीं देखेंगे, फिर आप देखेंगे क्या ग्रेविटी पे, हाइट पे। ग्रेविटी भी कांस्टेंट हुई तो इसका मतलब प्रेशर सिर्फ हाइट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। ये प्रेशर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रेशर से ही रिलेटेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? देखिए, हम यूँ समझते हैं कि एक समंदर के अंदर रह रहे हैं, पानी का समंदर नहीं है, वो एक हवा का समंदर है, हम उस समंदर के अंदर रह रहे हैं। हमारी जो ज़मीन है वो एक एयर के ओशन के अंदर है। अब यहाँ से एयर के हर एक पार्टिकल जिसने एयर ने हमें सराउंड किया हुआ है, अब वो जो एयर के सारे पार्टिकल्स हैं, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, उनका वेट, चूँकि उनको ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, यहाँ इस पार्टिकल को भी, इस पार्टिकल को भी, इस पार्टिकल को भी, यानी ज़मीन हर एक पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही है ना, तो उनका जो वेक्टर है डाउनवर्ड्स वो एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये सारे मिलाकर हमारे ऊपर, ज़मीन के ऊपर
प्रेशर लगा रही है। मैंने कुछ पार्टिकल्स बनाए हैं, न्यूमरस पार्टिकल्स हैं। अब इन तमाम के तमाम पार्टिकल्स की फोर्स पर यूनिट एरिया निकालें तो प्रेशर आता जाएगा। ये तमाम के तमाम हम पर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं कलेक्टिवली, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये यूँ समझ लें कि हम एक एटमॉस्फेयर के समंदर के बिल्कुल तय में रहते हैं, तो ऊपर जितनी हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं वो सब के सब प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। ये जो प्रेशर है ये सी लेवल के ऊपर होता है, तकरीबन 101 किलो पास्कल, 101 किलो पास्कल होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है। इसको PA भी कहते हैं, PATM भी बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब तक ज़मीन की आप सरफेस के ऊपर है तो ये प्रेशर की वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं ये प्रेशर की वैल्यू सरफेस पे ज़्यादा होती है, हाइट पे जाते जाते ये कम होना शुरू हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अच्छा जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं साथ, आप वो देख लीजिएगा बुक के अंदर कि हाँ, जूस वगैरह को आप जो स्ट्रॉ लगा के जूस पीते हैं उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या काम है। सिरिंज से आप जो दवाई लेते हैं वहाँ क्या काम है। तो देखिए स्ट्रॉ के अंदर आप करते क्या हैं कि स्ट्रॉ के अंदर आप जब सक इन करते हैं एयर को, इसके अंदर एयर होती है, तो आप जब स्ट्रॉ को ये माउथ में लेते हैं तो आप एयर को निकाल देते हैं इसके अंदर से। एयर निकाल दी ना, जहाँ से एयर निकल जाए याद रख लेना वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर रिड्यूसेस, प्रेशर कम हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर वक्त हर जगह पे मौजूद है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू भी मैंने बताई वो हर वक्त हर जगह मौजूद है। जब आपने एयर निकाल दी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उधर ही था, इधर प्रेशर जो अंदर स्ट्रॉ के अंदर है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। अब इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बड़ा हो गया, प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के अंदर वाले प्रेशर से वो ज़्यादा हो गया। तो जब भी एक जगह ज़्यादा प्रेशर हो दूसरी जगह कम प्रेशर हो तो ज़्यादा से कम की तरफ फोर्स लगती है। तो यहाँ से एक फोर्स लगती है जो कि इस फ्लूइड को, इस लिक्विड को आप स्ट्रॉ के ज़रिए आपके माउथ की तरफ लेकर जाती है। सिमिलरली अगर आप एक सिरिंज यूज़ करते हैं तो सिरिंज के अंदर भी जो उसका पिस्टन लगा हुआ होता है उसको जब आप खींचते हैं पिस्टन को तो पिस्टन के अंदर जो है प्रेशर कम कर देते हैं आप, एयर को निकाल देते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम जैसे ही होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उससे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा से कम की तरफ फोर्स लगती है, और फोर्स लगती है तो सिरिंज के अंदर वो लिक्विड चला जाता है। तो उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आएगा पास्कल्स लॉ के बारे में। पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट, पास्कल्स लॉ की आगे बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर। वैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स पहले थी लेकिन वो आपको कोर्स से निकल गई, अभी तो हाइड्रोलिक लिफ्ट ही है, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह आएगा, वो है उसका न्यूमेरिकल। पास्कल्स लॉ में पास्कल ने क्या कहा था, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ कि अगर लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर मौजूद है तो आप प्रेशर लगाना चाहें उसके ऊपर। अगर किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड है, जैसे कंटेनर से मुराद एक बैलून भी हो सकता है, एक बैलून के अंदर अगर लिक्विड मौजूद है, आप एक बैलून ले लें उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख हुए हुए हों, छोटे छोटे से होल्स हुए हों। अब आप इसके अंदर अगर लिक्विड ले लें तो लिक्विड को अगर आप प्रेस करने की कोशिश करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, लिक्विड उस प्रेशर को जो आप अप्लाई करेंगे इक्वली ट्रांसमिट कर देगा इन ऑल डायरेक्शंस। तो अगर इसमें सुराख हैं तो हर सुराख में से पानी बाहर निकलेगा बराबर प्रेशर से। तो प्रेशर एक्सर्टेड on a liquid enclosed in a container is transmitted without any loss to all parts। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इसकी, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, कुछ भी कह लें इसको। गाड़ियों को जब आप धुलवाने सर्विस स्टेशन पे लेके जाते हैं तो हाँ ये बहुत कॉमन होता है। इसमें क्या होता है कि आप 2 सिलेंडर्स लेते हैं, उन सिलेंडर्स को आप आपस में कनेक्ट करते हैं। अब ख़ास बात क्या होती है, वो जो 2 सिलेंडर्स हैं उनके एरियाज़ डिफरेंट होते हैं। एक सिलेंडर का एरिया जो है वो पतला होता है, उसका एरिया कम होता है, ये नहीं कहना चाहिए। दूसरे सिलेंडर का उसके मुकाबले में एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ये हमारे पास 2 सिलेंडर्स हैं, ये जो सिलेंडर है इसका एरिया मैं इसको कह देता हूँ स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसका एरिया मैं इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर फिर हम कोई लिक्विड भर लेते हैं, पानी नहीं होता, कोई और लिक्विड होता है, ऑयल वगैरह होता है। इधर ये ऑयल भर देते हैं, ये सारा इधर ऑयल सारा फिलअप हुआ है, यहाँ तक लेट से ये यहाँ तक ऑयल हुआ है, फिर ये सारा ऑयल है। अच्छा, अब
इन दोनों के ऊपर हम यहाँ पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन वो डिवाइस होती है जो कि प्रेशर को ट्रांसमिट करने के काम आती है। पिस्टन गाड़ियों के बाइक्स के अंदर ये पिस्टन अक्सर लगे हुए होते हैं। ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का भी एरिया जो है वो ज़रा स्मॉल है, तभी तो इसके अंदर वो पिस्टन लग सकता है। तो यहाँ पे ये जो पिस्टन लगाया है इसका एरिया स्मॉल a के बराबर है, ये छोटा है पिस्टन। और यहाँ हम एक पिस्टन लगाते हैं, उसका एरिया जो है वो बड़ा होता है। ज़ाहिर सिलेंडर का एरिया बड़ा है तो इसके ऊपर लगने वाले पिस्टन का एरिया भी बड़ा ही होगा। अच्छा, अब क्या होता है, अब जो छोटा वाला है ये पिस्टन इस तरह को लगा होता है। जो छोटा वाला पिस्टन है उसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं, इसको हम F1 का नाम देते हैं। इसको नीचे प्रेस करते हैं तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसका मतलब है आप एक प्रेशर लगाते हैं। तो आप इधर लिखेंगे कि प्रेशर यहाँ पर स्मॉलर पिस्टन पे जो लग रहा है वो है F1 ओवर एरिया। अब वो जो प्रेशर है वो लगता है बेसिकली लिक्विड के ऊपर है। तो पास्कल्स लॉ में हमने ये पढ़ा है कि वो लिक्विड जो है उस प्रेशर को कबूल नहीं करता, उसको आगे ट्रांसमिट करता है। तो वो सारा का सारा प्रेशर यहाँ से इस लिक्विड के थ्रू इधर आ जाता है प्रेशर। अब याद रहे प्रेशर फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स किसके इक्वल है, तो फोर्स होगी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया होगी। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो अब जब वो प्रेशर इधर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, वो प्रेशर अब कितना है, वो प्रेशर उतना ही है जितना स्टार्ट में था, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा प्रेशर में। लेकिन यहाँ पहुँच के एक काम ये हुआ कि यहाँ एरिया चेंज हो गया, एरिया हो गया कैपिटल ए। तो आप लिखेंगे कैपिटल ए, एरिया चेंज हो गया तो फोर्स भी जो ऊपर लगने वाली फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगी, उसको F2 कह देंगे। तो यहाँ पहुँच के प्रेशर हो गया F2 ओवर ए। ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, दोनों प्रेशर की इक्वेशन है। चूँकि दोनों प्रेशर्स बराबर हैं तो हम ये दोनों राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन कंपेयर कर सकते हैं। भी लिखते हैं F2 ओवर कैपिटल ए इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल ए। यानी जो प्रेशर आपने एक्सर्ट किया था फोर्स लगा के स्मॉलर पिस्टन के ऊपर, वही प्रेशर लिक्विड ने आगे ट्रांसमिट कर दिया बड़े वाले पिस्टन पे। अब वो प्रेशर बड़े वाले पिस्टन पे लग गया। अब बड़े वाले पिस्टन पे प्रेशर की वजह से एक फोर्स लगी है नीचे से ऊपर की तरफ। वो फोर्स कितनी लगी है, F2, ये इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। तो इस ए को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाता है F2 इक्वल्स टू कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए टाइम्स F1। तो इसका मतलब है F2 इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स F1। अब ये समथिंग कौन सी चीज़ है, ये A ओवर ए, कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। ये जो कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए है ये रेशियो ऑफ द एरियाज़ है, दोनों के एरियाज़ की रेशियो। अब मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखने लगा। मैं कहता हूँ ये जो स्मॉल वाला पिस्टन है इसका एरिया है जी 1 मीटर स्क्वायर लेट से, और जो बड़ा वाला है ना उसका है लेट से 10 मीटर स्क्वायर, समझाने के लिए आप। तो इधर आ जाए नीचे। अब इधर a ओवर a कितना आएगा, कैपिटल A है 10, स्मॉल a है 1, तो 10 ओवर 1 क्या आएगा 10। तो यहाँ पे अगर मैं 10 पुट कर दूँ तो इसका मतलब है F2 10 टाइम्स हो जाएगी F1 के। यानी आपने फोर्स लगाई थोड़ी सी छोटे वाले पिस्टन के ऊपर, कम लगाई, बड़े वाले पे उससे 10 गुना ज़्यादा फोर्स लगी। यानी आपको अगर इधर मैं इधर कोई गाड़ी रख दूँ, उस गाड़ी का वेट है अगर 5000 न्यूटन, उसको उठाने के लिए आपको जो फोर्स F1 पे लगानी है, यहाँ जो लगानी है वो 5000 न्यूटन अब नहीं लगानी, इससे 10 गुना कम लगानी है। यानी आपने सिर्फ 500 न्यूटन की फोर्स लगानी है इस स्मॉल वाले पिस्टन पे और 5000 न्यूटन की गाड़ी उठ जाएगी। सिर्फ करना क्या है कि जो स्मॉलर पिस्टन का एरिया है जितना भी है बड़े वाले का, उससे 10 गुना बड़ा पिस्टन बना देना और उससे बड़ा सिलेंडर बना देना। तो जितनी रेशो होगी एरियाज़ की उतनी रेशो होगी फोर्सेस की, ये याद रख लें। तो आप यहाँ पे ये 10 शख्स नहीं लिखेंगे, आप ये कहेंगे यहाँ तक आके कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए टू F1, तो आप ये कहेंगे कि एज ए ओवर ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये 1 से बड़ा होता है, 2 3 4 5 6 7 कोई बड़ा नंबर होगा। सो F2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन F1। F2 F1 से बड़ा हो जाता है। यानी आपको बहुत थोड़ी फोर्स लगाकर एक बड़ी ज़्यादा फोर्स मिल जाती है। लेकिन ये नहीं समझना कि ये एनर्जी कम लगा के ज़्यादा एनर्जी मिल जाती, फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, एनर्जी की बात नहीं, एनर्जी जितनी स्टार्ट में होती है उतनी एंड तक वही रहती है। तो ये एप्लीकेशन है। और इससे न्यूमेरिकल रिलेटेड मैंने अगेन वीडियो जो बना दी है उसमें देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और एग्जाम्पल में भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ का न्यूमेरिकल मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहले होता था, इसका बहुत लंबा प्रूफ, वो अब है नहीं है, वो डेरिवेशन है नहीं है, तो हमें आसानी होगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था मुस्लिम। उसने ये कहा था कि अगर किसी भी चीज़ को आप पानी के अंदर इमर्स करेंगे वो चीज़ पानी को डिस्प्लेस कर देगी। जैसे ये नीचे देखिए डायग्राम बनी हुई, यहाँ आपने ये जो कंटेनर है इधर, ये जो ब्लॉक है इधर, ये ब्लैक कलर का बना हुआ है,
इसको जैसे ही आप पानी के अंदर इमर्स करेंगे ना, ये क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स की जगह ले लेगा, इनको हटा देगा। कितने पानी के मॉलिक्यूल्स को ये हटा देगा, वो पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे ही हमने अरेंजमेंट किए कि वो पानी निकल के इस दूसरे बीकर में, कंटेनर में आ गया। तो इसने जितने भी पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, हमने उसका वेट कर लिया। तो जितना पानी इसने, जितने पानी का वेट इसने डिस्प्लेस किया है इस ब्लॉक ने, उतनी ही पानी इसके ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। उसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, एन अपथ्रस्ट अबाउट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और वो कितनी होती है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हुक्स लॉ की आपने ये स्टेटमेंट याद करनी है एक, कि विद इन द इलास्टिक लिमिट्स द एक्सटेंशन produced in an elastic object is proportional to the restoring force। और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ क्या चीज़ होती है। तो अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करें स्ट्रेस और स्ट्रेन का या फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ ड्रॉ करें, उस ग्राफ में वो पॉइंट जहाँ तक ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, उस पॉइंट को हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। यानी इस पॉइंट से नीचे नीचे क्या होगा, अगर आप फोर्स को डबल करेंगे तो एक्सटेंशन डबल हो जाएगी, अगर आप फोर्स को हाफ करेंगे तो एक्सटेंशन हाफ हो जाएगी। उसके बाद फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद। तो इट इज़ द लिमिट एट विच द हुक्स लॉ, अब बियॉन्ड विच द हुक्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल, द हुक्स लॉ इज़ वायलेटेड। ठीक है। और फिर सिर्फ यहाँ से एक चीज़ कर लेना, यंग्स मॉडुलस, ये यंग मॉडुलस का आखिर में फॉर्मूला है, और यंग्स मॉडुलस की यूनिट ये कर लेना। न्यूमेरिकल इसके साथ का मैंने करवा दिया है, वो बस एक नज़र देख लेना। तो इस चैप्टर से इतना काफ़ी है। तो जल्दी से अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें स्टार्ट में है ये टेम्परेचर के बारे में बातें हैं, उसके बाद टेम्परेचर की स्केल्स है 3। तो तीनों स्केल्स में कन्वर्जन कैसे होती है उसके फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये शॉर्ट में अगर ये क्वेश्चन आए तो ये 2 फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज आपके लिखे हुए होंगे उसमें क्वेश्चन पेपर में भी, तो ये अटैम्प्ट कर लेना, इसमें नंबर इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। फार्मूलाज तीनों लिखे हुए होंगे, लेकिन ये 2 जहन में रखें। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 प्लस करते तो केल्विन में आप कन्वर्ट कर देंगे। और अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो तो सेल्सियस वाला टेम्परेचर पुट कर दें और फ़ारेनहाइट वाला आ जाएगा, या रिवर्स करना हो तो सेल्सियस को एक तरफ रहने दें और फ़ारेनहाइट को दूसरी तरफ रहने दें। फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज अप कर ही लेंगे। अगर आपने केल्विन से फ़ारेनहाइट में जाना है तो फार्मूला तो तीसरा लिखा हुआ है, अगर पेपर में है तो वेल एंड गुड, वरना आसान तरीका बताऊँ, पहले आप सेल्सियस से केल्विन में चले जाएँ, ठीक है, और फिर आप कन्वर्जन कर, यानी आप थ्रू सेल्सियस ही सॉल्व करें। तीसरा फार्मूला कोशिश करें वो यूज़ ना करें, उसमें आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर पेपर में गिवन हो फार्मूला तो फिर तो आसानी होगी आपके लिए। तो ये पेपर में अक्सर आ जाता है कि आपको एक टेम्परेचर एक स्केल में गिवन होता है और दूसरी स्केल में उसकी कन्वर्जन करनी होती है। इसके बाद लेटेंट हीट का टॉपिक है, नहीं लेटेंट हीट से पहले बल्कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक है। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले देख लेते हैं। तो आसान सी चीज़ है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले है क्या चीज़, अगर आप ये समझ जाएँ तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। तो देखिए ये है हीट सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट सप्लाई करें। अब लेट्स से मैं आपको ये कहता हूँ, आपके पास एक बकेट है, उस बकेट के अंदर सैंड है, रेत है, और एक बकेट है, उस बकेट के अंदर वाटर है। यहाँ पे आपने सैंड रखा हुआ है, यहाँ पे आपने वाटर रखा हुआ है। आप दोनों को हीट करने की कोशिश करते हैं, किसी भी मेथड से आप हीट करने की कोशिश करते हैं, और आपका गोल ये है कि आपने दोनों का इनिशियल टेम्परेचर लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। आपने बस टेम्परेचर को 20 से लेकर जाना है 21 पे, यहाँ पर भी 20 से लेकर जाना है 21 पे, ठीक है जी। तो 20 से 21 पर जाने के लिए हीट जो सप्लाई करेंगे, क्या दोनों को हम एक जैसी हीट दे देंगे तो 20 से 21 हो जाएगा? नहीं, दोनों डिफरेंट मटेरियल्स हैं। तो अगर सैंड को 20 से 21 डिग्री पर जाने के लिए लेट्स से सिर्फ 5 जूल्स हीट चाहिए, 5 जूल देंगे, यानी थोड़ा सा हीट करेंगे, सैंड 20 से 21 पे आ जाएगा। तो वाटर को 20 से 21 पे ही जाने के लिए हो सकता है 100 जूल्स ऑफ हीट हो, नंबर में वैसे समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो वो हीट जो आप किसी भी सब्सटेंस को दें, द अमाउंट ऑफ हीट जो आप किसी सब्सटेंस को दें, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सब्सटेंस, किस लिए? टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक वर्ड होगा, टू रेज द टेम्परेचर। ये चूँकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक यहाँ पे मैस है,
स्पेसिफिकली 1 kg होना चाहिए मैस, या 1 ग्राम, 1 kg ले लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 kg किसी भी चीज़ का ले लें, 1 डिग्री राइज करने के लिए जो आप हीट देंगे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो जिन चीज़ों को आप हीट देते हैं थोड़ी सी, जैसे सैंड है, थोड़ी सी हीट देते हैं और टेम्परेचर फ़ौरन से 1 डिग्री राइज हो जाता है, इसका मतलब क्या है? वो चीज़ें बहुत जल्दी हीटअप हो जाती हैं, आसान सी बात, और वो चीज़ें उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। 5 जूल हीट निकाल दें तो 1 डिग्री इसका कम हो जाएगा सैंड का। और जिन चीज़ों को आप बहुत सी हीट देते रहें फिर 1 डिग्री का ही राइज होता है उनका टेम्परेचर, तो वो देर से हीट होती हैं और देर से ही ठंडी भी होती है। तो उनमें वाटर है एक, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ये है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू। तो जब तक 4200 जूल्स हीट नहीं देंगे 1 किलो वाटर को, तो उसका 1 डिग्री राइज नहीं होगा। सैंड की वैल्यू बहुत कम होती है, आई एम नॉट श्योर कि सैंड की भी क्या वैल्यू, बहरहाल सैंड को बहुत थोड़ी सी हीट देंगे तो 1 डिग्री राइज हो जाएगा, वाटर को बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी। अब इसका आगे एप्लीकेशन देखें, बहुत मज़े की है। अगर आपने किसी चीज़ को ठंडा करना है, यानी आपने अनवांटेड हीट निकाल दी है, जैसे गाड़ी का इंजन है उसमें से अनवांटेड हीट निकालनी है, इंजन बहुत जल्दी हीटअप होता है, तो क्या आप सैंड यूज़ करेंगे या वाटर यूज़ करेंगे? तो सैंड को तो खुद थोड़ी सी हीट दें तो सैंड का टेम्परेचर फ़ौरन से राइज हो जाता है, तो आप वाटर यूज़ करेंगे ना। तो हर वो जगह जहाँ पर अनवांटेड हीट निकालनी है आप वहाँ पे वाटर को यूज़ कर लें। क्यों? वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू हाई होती है। ये जवाब देंगे आप। समंदर के किनारे जो रहते हैं, ये अगले चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन ये हो जाएगा। जो समंदर के किनारे शहर होते हैं उनमें क्या होता है, देखें, समंदर के किनारे जो शहर होते हैं उनमें पानी, समंदर के अंदर जो पानी है, यहाँ लैंड है और यहाँ पे सी है, तो पानी जो होता है उसके ऊपर सारा दिन ये सूरज दोनों को हीट बराबर बराबर दे रहा है, ठीक है। सूरज तो दोनों को हीट दे रहा है, लेकिन सूरज जो लैंड को हीट दे रहा है तो लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, तो लैंड के ऊपर जो एयर है ना वो भी जल्दी गर्म होकर ऊपर को उठना शुरू हो जाती है। अब ये हवा ऊपर को उठ गई, ठीक है। सी, इसके अंदर वाटर है, वाटर को भी ये हीट मिल रही है, लेकिन वाटर जल्दी हीट अप नहीं होता बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वाटर के ऊपर जो एयर है ना वो जल्दी गर्म नहीं होती, वो ठंडी रहती है, कूलर एयर रहती है। अब क्या होगा, जो एयर ऊपर को उठ गई उसकी जगह वैक्यूम तो क्रिएट नहीं हो सकता, एयर तो वहाँ पे होनी चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ से ये ठंडी हवा ये आएगी लैंड की तरफ, तो ये कूल एयर लैंड की तरफ दिन के वक्त चलेगी, ठीक है। और रात को क्या होता है, रात को चूँकि पूरा दिन सूरज हीट देता रहता है तो रात तक तो पानी हीटअप हो जाता है, तो रात को ऐसा होता है कि पानी के ऊपर जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है, रात को ये हो रहा है। और रात को फिर यहाँ से इधर हवा जाना शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज दिन को, लैंड ब्रीज रात को, ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हाई होने की वजह से है। इसके बाद नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, वो हीट जो किसी सब्सटेंस को दें उसकी स्टेट चेंज हो जाए। एक ग्राफ बस इसमें वो याद कर लें, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आइस को हीट करने की कोशिश की गई है। तो आइस का टेम्परेचर शुरू में है लेट से -10 डिग्री सेल्सियस, आप उसको हीट करते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होते 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 ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं इसके दौरान, इस स्टेज के दौरान, यहाँ जो हीट आप दे रहे हैं वो हीट कौन सी होगी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फार्मूला। अच्छा खैर मैंने फार्मूला नहीं लिखा था, वो ये होता है Q = mc डेल्टा T, ये फार्मूला होता है। m इज़ mass, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट डेल्टा T रेजन टेम्परेचर। तो जो Q आप हीट यहाँ देंगे वो इतनी होगी, mc डेल्टा T के बराबर होगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर लिया हुआ है और यहाँ पे हमने टाइम लिया हुआ है एक्स एक्सिस में, जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा आप हीट बराबर देते जा रहे हैं। अब वो टेम्परेचर यहाँ 0 पे पहुँचकर राइज नहीं होगा, हीट जो भी मिल रही है ना उस दौरान उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज होते होते यहाँ पर A से B तक, इस दौरान स्टेट जो चेंज हो रही है, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना वो लेटेंट हीट है, वो लेटेंट हीट के बराबर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और जब वो सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया
उसके बाद वाटर का टेम्परेचर दोबारा से राइज होना शुरू होगा बी से आगे ऑनवर्ड्स, और जब ये टेम्परेचर सी पे पहुंचेगा, सी पे टेम्परेचर लेट से 100 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पर फिर से आप जो हीट देंगे वो हीट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, उसकी स्टेट चेंज होने में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी ऑनवर्ड्स। तो बी से सी के दौरान भी Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी के बराबर हीट देंगे आप, टेम्परेचर राइज हो रहा होगा। जब टेम्परेचर राइज हो रहा हो तो एम सी डेल्टा टी इक्वेशन यूज़ करनी है, जब टेम्परेचर राइज ना हो रहा हो तो उस वक्त लेटेंट हीट वाली इक्वेशन आपने यूज़ करनी है, m इंटू एल एफ या m इंटू एल वी, वो इक्वेशन आपने यूज़ करनी है। बस इसमें से ये याद कर लेना अगर आपने ये चैप्टर पहले से तैयार नहीं किया होगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर है, उसमें से भी एक दो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। हाँ, उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपने ये कंसेप्चुअल ज़रूर करने हैं। इसमें से कंसेप्चुअल में से पेपर में आ जाता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जो मैंने आपको नोट्स भी दिए उनमें भी होंगे, इनके नोट्स आपको मिल भी जाएंगे। इसके क्वेश्चन स्पेशली कर लेना अगर चैप्टर तैयार नहीं किया, इसका और अगले वाले के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेना सिर्फ, ठीक है। और जो मैंने आपको नोट्स अटैच किए मैं पिछली वीडियोस के साथ भी, उनमें ये सारे आंसर्स मौजूद हैं। ये जो थर्मल एक्सपेंशन वाला है, सॉरी वो रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन के ज़रूर पेपर में आता है, याद रखिएगा कि वो जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो बेंड क्यों हो जाते हैं, बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो उसका क्या काम है, और इसमें लिखे हुए हैं वाई द मेटालिक हैंडल ऑफ अ डोर इज़ कोल्डर देन द वुड ऑफ द सेम डोर व्हेन टच्ड। ये लाजमी क्वेश्चंस आपने करने हैं, इसके आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये याद करने वाले हैं, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा वो नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको सिखा नहीं रहा, आपको याद आप कर लेंगे। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है 9 चैप्टर है मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सिर्फ आपने कर लेना है। एक है कंडक्शन, एक है कॉन्वेक्शन और रेडिएशन, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, और इनके ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का। तो सिर्फ दो मिनट में कंडक्शन क्या चीज़ होती है। कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किस वजह से होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो वाइब्रेट करते हैं अराउंड देयर ओन पोजीशन, और मेटल्स की सूरत में यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आप हीट किसी एक तरफ, किसी एक मॉलिक्यूल को किसी एक साइड से हीट देना शुरू करते हैं, वो हीट एक मॉलिक्यूल को मिलती है, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन वो लेकर हीट आगे जाता है अगले मॉलिक्यूल को, फिर उससे अगले मॉलिक्यूल को, वो इलेक्ट्रॉन्स हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। एक तो हीट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरा ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, ये इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो हीट दो तरह से, एक मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से और एक इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन में। लेकिन ये याद रखना, ऐसा नहीं होता कि ये मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़े और यहाँ पे आए हीट देने के लिए, नो, ये अपने साथ वाले को नेबरिंग को देगा। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स खुद अपनी जगह से मूव करके आगे जाते हैं। जैसे आप पानी को गर्म करने की कोशिश करते हैं, तो पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स जहाँ पे आप हीट कर रहे हैं वहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स हीट को लेकर उन मॉलिक्यूल्स के पास जाएंगे जो जिनके पास एनर्जी कम है। तो लेट्स से ये एक पानी का कंटेनर है, आप हीट करेंगे तो ये जो नीचे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये हीट अप होंगे तो ये लेस डेंस हो जाएंगे, इनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेस डेंस हो जाएंगे, इनका साइज़ नहीं बढ़ेगा लेकिन इनके आपस की स्पेसिंग में फ़र्क आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर चले जाएंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स हीट अप होकर नीचे से ऊपर चले जाएंगे, ये हल्के हो जाएंगे, और जो ऊपर होंगे वो चूँकि ठंडे थे वो भारी होंगे, वो ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है, मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट होती है, इसको कन्वेक्शन करंट भी बोलते हैं। रेडिएशन में हीट आप तक पहुँचती है बगैर किसी मीडियम के। तो जो सूरज की रोशनी हम तक पहुँच रही है, दरमियान में बहुत सारा वैक्यूम भी है, इसीलिए पहुँच रही है कि वो रेडिएशन की सूरत में हम तक पहुँच रही है। तो आपने इनमें सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट ये याद रखना है। उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है, ये जो थर्मल क्लाइंबर्स होते हैं, थर्मल क्लाइंबर्स यानी ये ईगल, हॉक वगैरह जो बहुत हाइट पे परिंदे उड़ते हैं, वो क्या करते हैं, जो एयर है जब वो हॉट होती है तो वो राइज अप करती है। तो एयर जब राइज अप कर रही होती है तो उस एयर को कहते हैं कन्वेक्शन करंट। वो उस कन्वेक्शन करंट में सवार हो जाती है, यानी वो उस एयर के साथ साथ उड़ते रहते हैं थर्मल क्लाइंबर्स। फिर उसके बाद एक है वो डायग्राम बनी हुई है थर्मस फ्लास्क की। थर्मस फ्लास्क के अंदर हीट, गर्म चीज़ गर्म किस तरह रह जाती है। तो थर्मस फ्लास्क के अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र रोकने के ज़रिए हैं वो तीनों किस्म की हीट का ट्रांसफ़र रोकने वाले ज़रिए हैं। थर्मस फ्लास्क की जो अंदर वाला कंटेनर होता है
उस अंदर वाले कंटेनर को अंदर से हम पॉलिश कर देते हैं, अंदर से सिल्वर कर देते हैं, ताकि हीट अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहे। उसके बाद बाहर उसके एक और कंटेनर होता है, और दोनों इन दोनों कंटेनर्स के दरमियान में यहाँ पे वैक्यूम होती है। वैक्यूम क्या करती है? वैक्यूम कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों तरीके से हीट का फ़्लो बाहर जाना इम्पॉसिबल कर देती है। और उसके बाद इसकी बेस जो नीचे होती है वो होती है किसी इंसुलेटर की, और जो इंसुलेटर होता है वो क्या करता है? इंसुलेटर कंडक्शन से हीट का फ़्लो नामुमकिन बना देता है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक ढक्कन लगा देते हैं। वो ढक्कन क्या करता है? ये भी कन्वेक्शन से हीट का फ़्लो जो है वो रोकता है। तो वैक्यूम के थर्मस फ्लास्क के अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों तरीके से हीट का फ़्लो रोकने का मैकेनिज़्म होता है। बाकी इससे रिलेटेड अगेन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सिर्फ उसको देख लीजिएगा, बाकी जो पिछले चैप्टर्स आपको बता दिए हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी हैं। अब एक दो स्टूडेंट्स का सवाल था लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, तो जल्दी से ज़रा पिछले साल का ये पिछले फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एनुअल का पेपर देख लेते हैं, उसमें किस किस्म के क्वेश्चन आए, एक आइडिया आपको देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ देख लें पैटर्न किस किस्म का है। इसी किस्म का पैटर्न तकरीबन फॉलो होगा कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो एंड वाले चैप्टर से एक और क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ देखिए, अगर आपको पहला तो ये आता है बेस क्वांटिटीज़ का और टेबल वगैरह बनाना, ये तो ठीक है, लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है, ये ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एक अननोन सा क्वेश्चन दे देते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो नहीं होता। उसके साथ फिर ये आखिरी चैप्टर में से क्वेश्चन अगर इस किस्म का आ जाए, आपने पढ़ा हुआ तो आप लिख सकते हैं, हाउ डज हीट ट्रांसफर ऑकर थ्रू द विंडोज़ एंड वेंट्स ऑफ अ रूम। तो ये कन्वेक्शन के ज़रिए होता है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर को उठती है, तो जो ठंडी हवा होती है वो खिड़कियों से अंदर आती है, तो जो गर्म हवा ऊपर को उठती है वो वेंट से या रोशनदारों से बाहर चली जाती है। ये सिर्फ 3 लाइंस लिख दें, ये नंबर आपको मिल जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सिर्फ रीड कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सप्रेस 300 माइक्रोमीटर से मिलीमीटर, ये मैंने आपको करवा दिया पहली वाली वीडियो में, डिटेल से करवा दिया। और टाइप्स ऑफ मोशन में अभी भी बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ मोशन में एक आध उम्मीद है इस दफ़ा इंशाल्लाह पेपर में एक आध आएगी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर टी जो है ना, ये याद नहीं रहता स्टूडेंट्स को। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स, ये वो वाला टॉपिक है। तो एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर टी है, तो गिरने की सूरत में अच्छा इंग्लिश में पढ़े से, इन केस ऑफ फॉल हाउ अ हेलमेट प्रोटेक्ट्स द मोटरसाइकिलिस्ट। तो हेलमेट कैसा प्रोटेक्ट करता है? जो टाइम है ना, टाइम ये डिनोमिनेटर में है, तो टाइम का फोर्स के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर टाइम को आप इंक्रीज़ कर देंगे तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। तो हेलमेट क्या करता है? इम्पैक्ट का जो टाइम है ना, जो मोमेंटम के चेंज होने का टाइम है, उसको इंक्रीज़ कर देता है, तो फोर्स रिड्यूस हो जाती है, इस तरह आपको बचाता है। अच्छा, पर पूरा इसको हम सॉल्व थोड़ी कर रहे हैं, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। अब सेक्शन सी में आ जाए, देखें यहाँ भी जो आखिरी चैप्टर्स हैं दोनों, उनमें से क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन डिटेल, तो इसमें से क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर देखें व्हाट इज मेंट बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ कंडक्टर, यानी थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी 8वें चैप्टर में से क्वेश्चन है। तो देख लें 8वें में से ये 2 आ गए, ठीक है, और लॉन्ग में आगे। तो अगर आपको इसके साथ का ऑल्टरनेटिव आता है, ऐसी कोई वीआईटी है या काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन, तो फिर तो ठीक है। लेकिन यहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आए जो फंसने वाला हो, फिर आप फंस जाएंगे ना। आपने वो चैप्टर किया होगा 8वां 9वां और ना इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो 8वें 9वें से जो 1-2 इंपॉर्टेंट बताएं सिर्फ वो कर लेना, वो देख ज़रूर लेना, और उनके वो कंसेप्चुअल भी। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे थे कि वो आप कर सकते थे। एक है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें ऐसा वो न्यूमेरिकल आया है, जो हीट वाले चैप्टर से है, जो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो नहीं कर सकते, तो फिर उनको ज़रा दूसरा न्यूमेरिकल ये करना पड़ा। तो इस दफ़ा मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि सी में आपके न्यूमेरिकल इस दफ़ा मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादा होंगे। यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 में 2 न्यूमेरिकल्स दिए, तो आई फील के 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आपके सेक्शन सी में इस दफ़ा आएंगे। ये एक पेपर था, एक और पेपर है। अब ये देखें, इस पेपर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये 10 दिखाना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, ब्रीफली एक्सप्लेन हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये 3 चीज़ें हैं। तो आप कहेंगे नहीं चॉइस वाला क्वेश्चन मैं कर लूँगा। अब चॉइस में देखें क्या लिखा है, वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के चैप्टर से ही दूसरा क्वेश्चन भी दे दिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन वेदर इफ़ द बैरोमीटर शोज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेदर के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। उसका साथ ऑल्टरनेट भी हीट के चैप्टर से ही दे दिए, तो आप छोड़ नहीं सकते पूरा चैप्टर, याद रखना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। विच इज़ मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है, याद रखना, रबर ना लिख देना, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है। बिकॉज अगर एक जितनी फोर्स दोनों के ऊपर लगाई जाए तो इलास्टिसिटी का मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स किसके ऊपर ज़्यादा लगेगी, तो स्टील के ऊपर ज़्यादा लगेगी, ठीक है। व्हाट इज़ कंडक्शन ऑफ हीट, अगेन ये भी हीट के चैप्टर से है। तो हीट के चैप्टर को आपने अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ना नहीं है। चॉइस कोई भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस करने हैं।
हर क्वेश्चन में विद इन द क्वेश्चन चॉइस है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, तो इसलिए हीट वाले चैप्टर्स आपको छोड़ने नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, अच्छा ये मैंने अभी शायद छोड़ दिया एक्सप्लेनेशन में, ये कर लेना ज़रूर, थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक ज़रूर कर लेना। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ा मुश्किल है, वो भी ना करो, थर्मल एक्सपेंशन आप लोग ज़रूर कर लेना। और बाकी आसान ही थे इसमें भी क्वेश्चंस, लेकिन हीट के चैप्टर्स जो दोनों हैं उनमें से जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये आपको तकरीबन सारे चैप्टर्स टॉपिक्स मैंने बता दिए अपनी तरफ से। आखिर में आप लोगों की दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैंने पेपर बनाया नहीं है और आई डोंट नो कि किसने बनाया है, कोई बता भी नहीं सकता, और पेपर एक बंदा बनाता भी नहीं, याद रखना। फेडरल बोर्ड 3-4 पेपर्स टीचर से बनवाता है और उसमें से पिक करके वो आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। तो मैंने जो अपनी तरफ से जो सही समझते हुए आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें से काफ़ी सारा पेपर आएगा। और बाकी फ्रेश होके कल पेपर दीजिए और अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। वो विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन हो कल पेपर से पहले तक तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।